हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सरताज एआरपी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो मैकेनिक्स में हम लोग अभी तक फोर्स एनालिसिस चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और मोमेंट भी ख़त्म हो चुका है। और अब हम लोग आज से न्यू चैप्टर फ्रिक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रिक्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शन जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन की डिफिनीशन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन जो होता है एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। अर्थात जैसे कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा कि उस मूवमेंट का अपोज करेगा। मूवमेंट का अपोज करने के लिए जो बल लगेगा वो फ्रिक्शन कहलाएगा। अर्थात कोई बॉडी जो है मूव कर रही थी, मूव करने का अपोज करने के लिए बॉडी पे जो फोर्स एक्ट होगा वो फ्रिक्शन कहलाएगा, है ना। पढ़ेंगे हम लोग। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। यह बल वस्तु के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर कार्य करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे। डिफिनीशन में दिया हुआ है कि जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। देखिए, दो बॉडी हैं जो आपस में कांटेक्ट में हैं, तो घर्षण तो लगेगा, लेकिन घर्षण एक्ट कब करेगा, पिक्चर में आएगा कब, जब दोनों बॉडीज़ में रिलेटिव मोशन होगा। मतलब फ्रिक्शन क्या करता है कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ना। और ये एक्ट कहाँ पे होगा, ये एक्ट होगा जो बॉडी है उसका जो बॉडी के समांतर या संपर्क पृष्ठ के समांतर, मतलब बॉडी के जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके समांतर, उसके पैरेलल, या जो कांटेक्ट ऑफ सरफेस है उसके पैरेलल कार्य करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। अभी पहले फ़ोटो देख ले रहे हैं। ये एक बॉडी है, बॉडी पे n न्यूटन का फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है ना, जैसे कि दिया हुआ है। और इसका जो ग्रेविटी के कारण mg न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और ये बैलेंस बनाए हुए एक प्लेन पे रखा हुआ है। अब पढ़ेंगे इसका। जब एक वस्तु, एक्सप्लेनेशन है, जब एक वस्तु को एक मेज पर रखते हैं या मेजर पर रखते हैं तो मेज पर वस्तु द्वारा द्रव्यमान के कारण एक बल F बराबर mg लगाया जाता है। ये तो है क्योंकि ग्रेविटी के कारण ये फोर्स प्रत्येक बॉडी पर लगेगा नीचे की ओर। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि परिणाम स्वरूप मेज भी वस्तु पर प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है ना। जैसे कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ था कि बल जो होता है वो प्रतिक्रिया बल के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। इस संपर्क बल को, इस कांटेक्ट फोर्स को यदि दो घटकों में वियोजित किया जाए तो एक घटक स्पर्श सतह के लंबवत होता है। ऐसे संपर्क बल का जो घटक लंबवत होता है वह अभिलंब बल कहलाता है, अर्थात नॉर्मल फोर्स कहलाता है। और जो बल संपर्क सतह के समांतर कार्य करता है उसे घर्षण बल कहते हैं, है ना। मतलब एक बॉडी है, बॉडी पे जो फोर्स, अगर फ्रिक्शन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो नॉर्मल फोर्स होगा, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन होगा, Fr, है ना। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। एक बॉडी है, बॉडी पर बॉडी पर Fn एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, अभिलंब बल लग रहा है फ्रिक्शन का, है ना। अप्लाइड फोर्स F है, और ये तो ग्रेविटी के कारण W बराबर mg लगेगा ही। फ्रिक्शन जो है क्या हुआ था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमेशा फ्रिक्शन कहलाएगा, है ना।
तो हम लोग समझ गए कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल होगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शन होगा, है ना। और ये सदैव मोशन का अपोज करेगा, फ्रिक्शन सदैव अपोज करेगा मोशन का, है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि लिखा हुआ है, जो अभी बता रहे थे हम, घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, अर्थात फ्रिक्शन जो है हमेशा मोशन का अपोज करेगा। और मोशन का ही नहीं, कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो फ्रिक्शन इस बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है, सही है। जैसे कि हम लोग इमेज में देख चुके हैं कि यहाँ पे अप्लाइड फोर्स F न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब हम देखेंगे घर्षण होता कितने प्रकार का है। फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो फ्रिक्शन 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रिक्शन के बारे में बताइए और फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समझने लायक भी है। तो हम लोग अब समझेंगे कि स्टैटिक मतलब स्थैतिक घर्षण और काइनेटिक मतलब सर्पी अथवा गतिज घर्षण के बारे में डिटेल में समझेंगे, है ना। अब देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक घर्षण, दो तलों के मध्य घर्षण बल जिनके मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि उनके मध्य कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अर्थात रिलेटिव मोशन नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं वो एक तरीके से किसी भी तरीके का मोशन नहीं हो रहा। स्टैटिक फ्रिक्शन प्रकृति में स्वयं व्यवस्थित हो जाता है, मतलब सेल्फ एडजस्टमेंट होता है। जहाँ जहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने योग्य है। यह परिमाण को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वस्तु पर कार्यरत अन्य बलों के साथ यह दो तलों के मध्य सापेक्ष विश्राम अवस्था बनाए रखता है। अर्थात कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ये हमेशा पिक्चर में तभी आएगा जब सापेक्ष गति नहीं हो रही है बॉडीज़ के बीच में, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और इसकी एक पहचान है कि ये सेल्फ एडजस्टमेंट है ना। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो अन्य बलों के साथ इस तरीके से एडजस्ट होता है कि बॉडी को हमेशा रेस्ट में बनाए रखे, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी क्या उपयोगिता है किसी बॉडी के लिए। स्टैटिक फ्रिक्शन का मान 0 और μs × n, μs जो हो जाएगा स्टैटिक कोएफिशिएंट हो जाएगा, है ना। n जो हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, अभी हम लोग पढ़े थे अभिलंब बल, है ना। अर्थात अर्थात 0 इज लेस देन Fs इज लेस देन μs × n, μs टाइम n, जहाँ μs स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है अर्थात स्थैतिक घर्षण का गुणांक है, तथा n अभिलंब बल है ना। अच्छा, अब पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू अब हम लोग ध्यान दे लें, इतनी होती है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण कोई ऊर्जा हानि नहीं होती, क्योंकि बॉडी को ये केवल तब एक्ट करता है जब कभी रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो। जब रिलेटिव मोशन होगा नहीं तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बॉडी को हमेशा रेस्ट में रखता है ना। जब बॉडी रेस्ट में रहेगी तो किसी भी तरीके की ऊर्जा हानि तो होगी नहीं। हम स्टैटिक फ्रिक्शन के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं या स्टैटिक घर्षण कार्य कर सकता है या कहलाता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के विरुद्ध अगर कार्य करते हैं तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कहलाएगा, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, दो घर्षण जो होता है फ्रिक्शन 2 प्रकार का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें एक कंडीशन बनती है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जानते हैं सीमांत घर्षण, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आरोपित बल अप्लाइड फोर्स को निरंतर धीरे धीरे बढ़ाएं तो स्टैटिक फ्रिक्शन स्वयं परिवर्तित होकर उसे संतुलित करता है। जब अभी हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे अहम बात बताए थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो क्वालिटी होती है वो हर बॉडी के लिए सेल्फ एडजस्टमेंट होती है। जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो बॉडी पे फोर्सेस के एक्ट होने पर अपने को
एडजस्ट कर लेता है ना। अंततः एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु ठीक गति प्रारंभ करने वाली होती है। इस समय वस्तु पर अधिकतम स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पर किया गया कार्य, स्टैटिक फ्रिक्शन पर मैक्सिमम वैल्यू पर किया गया कार्य जिसे सीमांत घर्षण कहते हैं। तो ये सीमांत घर्षण का खेल होता है। इसमें होता क्या है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। परस्पर संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य कार्यरत सीमांत घर्षण। अच्छा, अब यहाँ पे सीमांत घर्षण जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है Fs = μs × r या n। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग कितनी लिए थे, 0 से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू μs × n ले लिए थे, है ना। तो यहाँ पे Fs की वैल्यू μs × r या μs × n के बराबर है ना। जहाँ μs स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तथा r नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। उसमें वैल्यू 0 से μs × n मतलब नॉर्मल रिएक्शन इंटू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बीच में लाई कर रही थी। इसमें है कि जो सीमांत घर्षण की जो वैल्यू होती है वो होती है μs × n, है ना। और आगे पढ़ेंगे। सीमांत घर्षण बल का परिमाण संपर्क तलों की प्रकृति और उनके खुरदरेपन या चिकनेपन पर निर्भर करता है। यह संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठाना है कि जो सीमांत घर्षण होता है उसके लिए उसकी वैल्यू जो होती है वो रफनेस मतलब खुरदरेपन और जो संपर्क तल होते हैं, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस होते हैं, उनकी प्रकृति पर डिपेंड करती है ना। और इसका जो वैल्यू होती है सीमांत घर्षण की वैल्यू संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं और सीमांत घर्षण पढ़ चुके हैं, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0 से μs × n के बीच में होती है। अच्छा, सीमांत घर्षण की जो वैल्यू होती है Fs = μs × n होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो सीमांत घर्षण कहलाती है ना। मतलब जब बॉडी बिल्कुल ही मूवमेंट करने वाली हो तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे सीमांत घर्षण होता है। सापेक्ष गति, अब हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन में पढ़ेंगे तो उसमें सापेक्ष गति वाले दो तलों के बीच घर्षण बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। अच्छा, गतिक घर्षण का परिमाण दो तलों के मध्य कार्यरत अभिलंब बल के समानुपाती होता है ना। अब यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले आ गया है सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन। अर्थात दो बॉडी हैं, दो बॉडीज़ के बीच जब रिलेटिव मोशन होने लगता है तो उनके बीच में उनके कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के बीच में जो घर्षण फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो डायनामिक फ्रिक्शन कहलाता है ना। डायनामिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है दो तलों के मध्य कार्यरत अभिलंब बल के समानुपाती होता है ना। जैसे कि यहाँ पे है Fs, है ना। Fs नहीं कह सकते, यहाँ पे Fk कहेंगे। Fk डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि ये काइनेटिक्स है ना। Fk = μk × n हो जाएगा, जहाँ पे μk होगा गतिक घर्षण का गुणांक, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन का वह बल सदैव गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के विरुद्ध किया गया कार्य संरक्षी होता है, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अतः गतिक घर्षण की स्थिति में हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन को अगर हम लोग अच्छे से समझेंगे तो देखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन में होता क्या है कि वैल्यू मतलब दोनों जो बॉडीज़ होती हैं उनके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं आपस में नहीं रहते, अर्थात उनके बीच में रिलेटिव मोशन होने लगता है। रिलेटिव मोशन होने लगेगा, अगर दो बॉडीज़ में रिलेटिव मोशन या किसी भी तरीके का मोशन होगा तो उनमें उनकी एनर्जी जो है वो फॉल होगी, अर्थात हानि होगी, लॉस होगी, है ना। तो इस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और
लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच थोड़ा सा हम लोग अभी समझेंगे, पहले और पढ़ लें, है ना। दो पिंडों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पिंडों के लिए चरम घर्षण बल का मान गतिकी घर्षण बल से हमेशा अधिक होता है। अच्छा, चरम घर्षण बल मतलब सीमांत घर्षण बल, है ना, से अधिक होता है, क्योंकि इसमें बॉडी मूव करने वाली थी, इसमें करी नहीं थी, करने वाली थी। उस मतलब एट पॉइंट बॉडी मूव करने वाली ही थी, और इसमें तो बॉडी मूव कर गई तो वैल्यू इसकी कम होगी, क्योंकि ये बॉडी को नहीं संभाल पाया, फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाया, तभी तो बॉडी मूव करी, है ना। और ये संभाल ले गया तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना। क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो पिंडों के लिए चरम घर्षण बल का मान गतिकी घर्षण बल से हमेशा अधिक होता है ना। चूँकि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स में बॉडी मूव नहीं करती है, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स में बॉडी मूव कर जाती है। डायनेमिक फ्रिक्शन की वैल्यू उस बॉडी पर एक्ट होने वाले फोर्सेस के कंपेयर कम होगी, तभी तो बॉडी मूव कर गई, बॉडीज मतलब दोनों बॉडीज़ के बीच रिलेटिव मोशन हो पाया। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होगा उसमें बॉडी पे एक्ट होने वाले फोर्सेस को ये बैलेंस कर रहा होगा, अर्थात उन फोर्सेस के इक्वल होगा या फिर उनसे ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में सबसे पहला पॉइंट होता है बेस्ड ऑन सरफेस ड्राई फ्रिक्शन, वेट फ्रिक्शन, है ना, ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन। और फिर आगे पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन की दिशा में, रोलिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में पिंड के पास कोणीय तथा रेखीय दोनों वेग होते हैं, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब होता है तो सिर्फ रेखीय वेग होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब बॉडी रोलिंग कर रही होती है, अर्थात रोलिंग फ्रिक्शन के कंडीशन में बॉडी के पास एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़ बोथ होती हैं, अर्थात दोनों होती हैं, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़ होती हैं, उसके पास दोनों होती हैं। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होती है ना। अच्छा, अब जो फ्रिक्शन हम लोग पढ़े हैं, फ्रिक्शन दो प्रकार के पढ़े हैं, बेस्ड ऑन सरफेस, है ना, बेस्ड ऑन सरफेस और बेस्ड ऑन एक्शन। ठीक, इनको हम लोग डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बीच अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोलिंग फ्रिक्शन की दिशा में, रोलिंग फ्रिक्शन के केस में मतलब जो बॉडी होगी उसमें एंगुलर एंड लीनियर दोनों वेलोसिटीज़ होंगी, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में सिर्फ लीनियर वेलोसिटी होती है बॉडी में, ये ध्यान रखना। अब देखेंगे हम लोग ये जो पिक्चर है, इसमें क्या होगा कि मोशन से रिलेटेड ये फिगर है ना, मोशन से रिलेटेड इमेजेस हैं। और ये कब होगा, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर्म्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग बॉडी कब मूव नहीं करेगी, बॉडी कब मूव नहीं करेगी, अर्थात कोई बॉडी है, बॉडी पे जो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू उसके बराबर या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉडी एट रेस्ट रहेगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अर्थात कह सकते हैं नो मोशन तब होगा जब एक्टिंग फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन से कम हो, है ना, एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी यहाँ पे एक्टिंग फोर्स से, तो नो मोशन होगा। स्लाइडिंग कब होगा, स्लाइडिंग तब होगा जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा हो, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। रोलिंग फ्रिक्शन जब रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा हो, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डीपली पढ़ेंगे। मोशन थ्रू एयर, जब मोशन थ्रू एयर होता है तो ये एयर फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क करता है, विस्कस फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट होता है, मोशन थ्रू वाटर, है ना। इनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अभी डीपली नहीं पढ़े हैं, अगले लेक्चर में हम लोग डीपली पढ़ लेंगे। ये डीपली पढ़े हैं हम लोग भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो अभी नहीं पढ़े, लेकिन इन दोनों को तो पढ़े हैं हम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं इसी लेक्चर में। सबसे पहले यही पढ़ें, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें बॉडी एट रेस्ट रहती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रेस्ट में रहती है, इसमें मूव हो जाती है। तो जब रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में तभी रह पाएगी जब एक्टिंग फोर्स से
वैल्यू ज़्यादा होगी फ्रिक्शन की या उसके बराबर होगी, तभी तो बॉडी मूव नहीं कर पा रही है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। और बॉडी जब मूव कर जाती तब वहाँ पे पिक्चर में काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, और तब बॉडी मूव कर गई मतलब जो एक्टिंग फोर्स है उसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन में आज इतना ही पढ़ेंगे, और फ्रिक्शन से रिलेटेड जो लेक्चर होंगे वो हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो सभी लोग इसको अच्छे से देखें, है ना। और फ्रिक्शन का आज हम लोग जो पढ़े हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको जो भी लोग देखें तो अच्छे से समझ लें, है ना। चलो ठीक है, फिर हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।